हेलो एस्पायरेंट। आज है 7 जुलाई और आज हम पीआईबी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। पीआईबी में कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन निकली है और कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन जो हमारे स्टैटिक से जुड़ करके हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हम कवर करेंगे। यानी हम लगभग 25, 30, 40 मिनट जो भी समय लगेगा उसमें आज का जो पीआईबी है यानी 7 जुलाई में जो-जो आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं, किसी भी मिनिस्ट्री के द्वारा वो निकाला गया है, उसका स्टैटिक पार्ट, उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन दोनों को साथ में कवर करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल क्या निकला? पहला आर्टिकल बताया गया कि जो भारत की राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या किया, डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का क्या कर दिया, अनावरण कर दिया। अब 2-3 चीज़ें यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ क्या इंपॉर्टेंट? डूरंड कप से रिलेटेड, यानी जो ये कप है, कौन सा कप? डूरंड कप टूर्नामेंट जो होता है किससे रिलेटेड है, इसके बारे में पता होना चाहिए। डूरंड कप टूर्नामेंट के बारे में पता होना चाहिए एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए इसके साथ में पता चलना चाहिए ये किस खेल से संबंधित और राष्ट्रपति से संबंधित, यानी डूरंड कप से संबंधित और राष्ट्रपति से संबंधित ये क्या है, पूरा आर्टिकल है। तो हमें 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एक तो डूरंड कप, दूसरा राष्ट्रपति के बारे में। ये चीज़ें हमें क्या है, हमारे एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, अगर हम बात करें सबसे पहले डूरंड कप के बारे में, तो पहली चीज़ क्या है कि 7 जुलाई को हुआ, यानी 7 जुलाई को क्या किया गया, 7 जुलाई 2026 को डूरंड कप टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफियों का अनावरण किया गया। किसके द्वारा किया गया? ये किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा। अब क्या है, अब इस टूर्नामेंट में एक स्लोगन रखा गया। क्या किया गया? एक स्लोगन दिया गया, एक स्लोगन रखा गया, मेनी चैंपियंस वन लेगेसी। क्या स्लोगन दिया गया? जो इन्होंने स्लोगन दिया वो दिया, मेनी चैंपियंस वन मेनी चैंपियंस वन लेगेसी। यह क्या देगा, ये एक स्लोगन दिया गया इसी ट्रूप के लिए। यानी जो डूरंड कप है ये किस खेल से संबंधित, तो याद रखना है डूरंड कप किससे संबंधित है, ये संबंधित है फुटबॉल से। पहला क्वेश्चन, ये किस खेल से संबंधित है, तो वो हो गया फुटबॉल से। तो फुटबॉल से संबंधित कौन सा कप? डूरंड कप। चूंकि इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम जो रखा गया है डूरंड कप, ये किसके नाम पे, ये जो भारत के विदेश सचिव थे उनका नाम क्या था, सर मोर्टिमर डूरंड, उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था, डूरंड कप रखा गया था। आगे एक डूरंड लाइन की चर्चा होती है, यानी एक डूरंड लाइन हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में एक लाइन पढ़ते हैं, डूरंड रेखा। ये डूरंड रेखा जो है, डूरंड रेखा किसके बीच में है, तो डूरंड रेखा जो है ये है भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन खींची गई है वो किसके बाद, इंडिया और अफगानिस्तान, इनके बीच में कौन सी लाइन खींची गई, डूरंड लाइन। ये चीज हो गई। अब इसके अलावा क्या याद रखना है, इसके अलावा याद रखना है हाल ही में फीफा आयोजित किया जा रहा है, फुटबॉल से संबंधित क्या हो रहा है, फीफा हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप जिसको हम बोलते हैं। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यानी फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये हो गया। ये क्या है, फीफा। फीफा हाल में क्या हो रहा है, हाल में आयोजित हो रहा है। चूंकि जो खिलाड़ियों की संख्या होती है फुटबॉल में, तो याद रखना है फुटबॉल में प्रत्येक टीम में कितना खिलाड़ी होता है, प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 11-11 खिलाड़ी होते हैं। क्योंकि ये चीज़ देख ली। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर एक फुटबॉल मैच देखें तो एक फुटबॉल का मैच जो होता है कुल 90 मिनट का होता है, यानी फुटबॉल का मैच कितने मिनट का होता है, 90 मिनट का होता है। ये फुटबॉल के बारे में जानकारी हो गई। दूसरी चीज़, फुटबॉल से रिलेटेड और कुछ ट्रॉफियां हैं जो खेल खेले जाते हैं, यानी एक ट्रॉफी है संतोष। अगर पूछे संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, फुटबॉल से है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक कप और है, उसको नाम है सुब्रतो कप। सुब्रतो कप किससे संबंधित है, ये भी इसी से संबंधित है। किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। ये चीज़ हम देख लेंगे। इसके साथ क्या होगा, ये आर्टिकल हमारा कवर हो जाएगा। लेकिन इस आर्टिकल से जुड़ी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। अगर हम बात करें कि जो एशिया में डूरंड कप होता है, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई, तो ये 1888 से चल रहा है। कब से चल रहा है, 1888 से। ठीक है। लेकिन जो डूरंड कप टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को डूरंड कप और प्रेसिडेंट्स कप के अलावा तीसरी कौन सी ऐतिहासिक ट्रॉफी दी जाती है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया। एक तो जो टीम डूरंड कप जीतती है, अगर कोई भी टीम जो है डूरंड कप का टूर्नामेंट जीत जाती है, तो उसे एक क्या दिया जाता है, एक तो दिया जाएगा डूरंड कप। दूसरा क्या दिया जाएगा, दूसरा उसे प्रेसिडेंट्स कप का नाम का एक ट्रॉफी दी जाती है। उसी के साथ में एक ट्रॉफी दी जाती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है शिमला ट्रॉफी, यानी शिमला ट्रॉफी उसी के साथ में दी जाती है। ये याद रखेंगे। ये हो गया। इसके अलावा क्या हो गया, इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि जो रणजी ट्रॉफी है ये इससे संबंधित नहीं है, हमें याद रखना रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो ये हो गए पहला आर्टिकल। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, हम इसके बाद देखेंगे दूसरा आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है, दूसरा आर्टिकल है किसके बारे में, दूसरा आर्टिकल है कि उपराष्ट्रपति ने क्या कि कपास उत्पादकता मिशन यानी कपास क्रांति के बारे में क्या ही जानकारी है, किसके बारे में, कपास क्रांति के बारे में। अब इस आर्टिकल को देखते हैं, आर्टिकल किस लिए इंपॉर्टेंट है। चूंकि क्या कहा गया, ये कहा गया कि यही आर्टिकल है, नहीं इससे पहले एक आर्टिकल और देख लेते हैं जो पहले
जब हम कर रहे हैं थोड़ी चीज़ें तो देख लेते हैं इंडोनेशिया से संबंधित आर्टिकल। उसकी वजह क्या है, इस आर्टिकल को हम उसको छोड़ के ये पहला आर्टिकल देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम ये चीज़ इनपे से इन्फॉर्मेशन का काम है, यानी इस आर्टिकल में हमें डिटेल नहीं पढ़ना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंडोनेशिया का एक सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, क्या नाम है उसका? बितांग आदिपूर्ण। यानी बितांग आदिपूर्ण कहाँ का राष्ट्रीय सम्मान है, ये याद रखेंगे, कहाँ का है? इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया क्या हो गया? सर्वोच्च सम्मान हो गया, एक चीज़। अब इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है? दूसरी चीज़ याद रखनी है इंडोनेशिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। किसके बारे में? इंडोनेशिया के बारे में। तो इंडोनेशिया के बारे में क्या देखेंगे, इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता है, पहली चीज़। ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना, इसकी राजधानी क्या है? जकार्ता है। लेकिन हाल ही में इसकी राजधानी नुसांतरा की गई है। क्यों की गई है? नुसांतरा की गई है, नुसांतरा। उसके करने की वजह क्या है कि जो जकार्ता है, ये क्या है? इसका सी लेवल के बहुत पास आ रहा है, यानी ये डूबने की कगार पे आ गया है और डूबने का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए नई राजधानी नुसांतरा की याद रखेंगे। इनके राष्ट्रपति कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। अगर इनके राष्ट्रपति का नाम बात पूछे तो प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो क्या है? इनके राष्ट्रपति का नाम हो गया, ये चीज़ याद रखेंगे। अब क्या रखेंगे? जो इंडोनेशिया है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, यानी द्वीपीय देश की बात करें तो इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, ये याद रखेंगे, हमें एक जानकारी होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, कहाँ पे? इंडोनेशिया में। उस सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? उसका नाम है माउंट मेरापी। तो जो माउंट मेरापी है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है इस इंडोनेशिया में। इसके अलावा एक माउंट और पाया जाता है, माउंट क्राकाटोआ। कौन सा? माउंट क्राकाटोआ। तो ये दो जो क्या पाए जाते हैं? वोल्केनो पाए जाते हैं यहाँ पे, ये क्या है? एक्टिव वोल्केनो है। इसके अलावा क्या रखेंगे? अगर हम बात करें इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया में आसियान जो है, आसियान, आसियान का क्या है? हेडक्वार्टर है। यानी आसियान के हेडक्वार्टर की चर्चा कहाँ है? तो आसियान का हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया में। ये चीज़ याद रखेंगे। कुछ चीज़ और जो याद रखेंगे वो क्या याद रखेंगे? वो याद रखेंगे जो भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से बहुत क्या है? पास में है। तो इन्हें क्या करते हैं? इन्हें 6 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। यानी जो 6 डिग्री चैनल है किसको अलग करता है? तो भारत का अंडमान निकोबार को हो गया। इसको किससे डिवाइड करेगा? इसको डिवाइड कर देता है वो किससे? इंडोनेशिया के सुमात्रा से। सुमात्रा द्वीप से क्या अलग करता है? 6 डिग्री चैनल। अब जो 6 डिग्री चैनल, इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं क्या? ग्रेट चैनल। अगर हम बात करें ग्रेट चैनल की, तो ग्रेट चैनल किसका नाम है? ये 6 डिग्री चैनल को हम ग्रेट चैनल कहते हैं। अब इंडोनेशिया और भारत के बीच में 2 सैन्य अभ्यास याद रखने हैं। कौन सा? एक सैन्य अभ्यास हो गया समुद्र शक्ति, और एक सैन्य अभ्यास का नाम है गरुड़ शक्ति। तो अगर हम बात करें समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति, ये किनके दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इसके बाद अगर इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा? बितांग आदिपूर्ण जो पुरस्कार है कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पूछेगा तो कौन है? प्रबोवो सुबियांतो हो गए। अगर 6 डिग्री चैनल किसको अलग करता है तो किसको भैया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, और किससे? सुमात्रा से। ये चीज हो गई। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ बताया आपको? बताया आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? यहीं पे भैया, कहाँ? इंडोनेशिया में। कहाँ पे? जकार्ता में। ये याद रखेंगे। गरुड़ शक्ति किसके बीच में है? तो गरुड़ शक्ति किसके बीच में? याद रखना है भैया, भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। ये आर्टिकल हो गया। अब इसके बाद हम कौन सा आर्टिकल देखेंगे जो आर्टिकल आज के लिए इंपॉर्टेंट हो, यानी आज जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं इसमें से रिलेटेड एक आर्टिकल और है। उस आर्टिकल के बारे में क्या देखेंगे? उस आर्टिकल के बारे में देखेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है? एक आर्टिकल है। इससे रिलेटेड, चूंकि एक आर्टिकल से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो इंडोनेशिया गए प्रधानमंत्री जितने पे कुछ समझौते हुए, ये सारे समझौते नहीं इंपॉर्टेंट है, इसमें एक समझौता इंपॉर्टेंट है, वो है भारत निर्वाचन आयोग और जनरल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडोनेशिया। यानी अभी ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस देश के निर्वाचन आयोग के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? इंडोनेशिया के साथ किया है। ये याद कर लेना है हमें। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या देखेंगे? अगला आर्टिकल देखते हैं, प्रगति। क्या हुआ है? जो केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने क्या किया है? प्रगति प्रोजेक्ट के तहत प्रगति प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब उसमें क्या किया कि 20,000 कृषि उद्यमी और 20 लाख किसानों को क्या क्या है? सशक्त बनाने का एक लक्ष्य रखा है उन्होंने। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं कि प्रगति क्या है। तो जो प्रगति है, अगर बात करें प्रगति पोर्टल, यानी जो प्रगति बनाया गया है, अगर प्रगति की चर्चा करें तो प्रगति क्या? प्रगति का जो लक्ष्य रखा गया है कि 20,000 जो ग्रामीण युवाओं को है क्या? कृषि उद्यमी बनाएंगे और 20 लाख छोटे सीमांत किसानों की आय और आजीविका में क्या करेंगे? सुधार करेंगे। ये चीज़ हो गई। इसके बाद क्या चीज़ें देखनी है? इसके बाद इसमें एक चीज़ और देखनी है, वो चीज़ है कि भारतीय कृषि के बारे में देखेंगे हम। चूंकि ये इंपॉर्टेंट तो बस इसमें यही है कि प्रगति पोर्टल किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित होगा, कृषि मंत्री ने लॉन्च किया है। अब इसके अलावा हम कुछ चीज़ें और देखेंगे जो कृषि से संबंधित हो। जैसे अगर हम बात करें भारत में कृषि, तो कृषि हो गई। अब कृषि के प्रकार जो है ऋतुओं के हिसाब से होता है, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, इनमें नाम दे देता है, बोलता है कौन सी फसल किस में आती है। तो अगर हम रबी की फसल की बात करें तो जो रबी की फसलें होती हैं ये कब बोई जाती हैं? ये बोई जाएंगी अक्टूबर नवंबर में।
इनकी कटाई कब की जाएगी, तो इनकी कटाई की जाएगी मार्च अप्रैल में। ये हो गया। अब इसमें कौन कौन से फसलें आती हैं, तो गेहूं भैया इसी समय बोया जाएगा, तो गेहूं हो गया। गेहूं के साथ जौ हो गया, जौ के साथ चना हो गया, चना के बाद क्या आएगा, मटर, मटर के साथ सरसों और आलू। तो ये क्या होगा, ये हो गई रबी की फसलें। अब इसी के साथ देखेंगे अगर हम खरीफ की फसलें, तो जो खरीफ की फसलें होती हैं, खरीफ से खर याद रखना। खर क्या होता है, जो जंगल खरपतवार जब जग जाता है खेत में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दवाई डालते हैं। तो याद रखना खर कब जमेगा, बरसात में जमेगा। तो ये जो होती है, इसे जून जुलाई जब बारिश आने वाली होती है उससे पहले बोते हैं और सितंबर अक्टूबर तक काटते हैं। तो इसमें किसका किसका नाम आएगा, इसमें आएगा धान, चावल, मक्का। धान चावल एक ही बात हो गई। ज्वार, बाजरा और कपास। कपास के बाद जूट, जूट के साथ मूंगफली। ये मूंगफली क्या है, खरीफ की फसल है। अगर जायद की फसलों की बात करें तो इसमें जो चारे की फसल है और सब्जियां हैं, जैसे चारे की फसल हो गई, फिर खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये हो गया। ये किससे रिलेटेड हो गया, जायद फसलों से रिलेटेड। अब कुछ क्रांतियां याद कर लेंगे हम, कौन कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड है। क्रांति की अगर बात करें तो क्रांति की बात क्या करेंगे, जैसे एक क्रांति होती है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति किससे भैया, खाद्यान्न उत्पादन से, ये सबको पता है, यानी इसमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। और अगर बात करें हम श्वेत क्रांति की, श्वेत क्रांति किससे है, दुग्ध से है। अगर श्वेत क्रांति के जनक की बात करें तो उनके जनक जो है वो है वर्गीज कुरियन, यानी वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है, ये है श्वेत क्रांति से संबंधित। ये हो गया। तीसरी क्रांति क्या है, नीली क्रांति। जो नीली क्रांति ये किससे संबंधित, ये है भैया मत्स्य से संबंधित, याद रखेंगे। चौथी क्रांति है पीली, पीली क्रांति किससे है, तिलहन से है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें रजत क्रांति है, सिल्वर क्रांति, तो यह अंडा उत्पादन से, याद रखना है। गोल क्रांति की बात करें तो वो किससे है, आलू उत्पादन से। तो ये क्रांतियां हैं जो हमें याद होनी चाहिए हर हाल में। अब इसके अलावा कुछ हम हेडक्वार्टर भी देख लेते हैं साथ में, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी ये क्वेश्चंस के बेस पे मैं करा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए उनसे जुड़ा स्टैटिक पार्ट यहीं पे मैं करवाए दे रहा हूँ आपको। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि आईसीआर का हेड कहाँ पे है, यानी आईसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ है। आईसीआर क्या होता है, इंडियन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है न्यू दिल्ली में। इसी तरह से एक संस्था है नाबार्ड, जो कृषि से संबंधित क्या देती है, लोन देती है। तो जो नाबार्ड है, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसकी स्थापना होती है 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, उसकी स्थापना कब होती है, 1982। इसी तरह का एक संस्थान है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कौन सा, चावल अनुसंधान संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर है कटक, उड़ीसा में, याद रखेंगे। इसी तरह एक संस्थान है आलू अनुसंधान संस्थान, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शिमला में, शिमला हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। चावल का कहाँ है, कटक उड़ीसा, आलू का कहाँ है, शिमला हिमाचल। ये चीज़ हो गई। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ लेगा आपसे, हरित क्रांति के जनक पूछ लेगा, याद रखना है MS स्वामीनाथन है। रबी की फसल पूछ लेगा, कौन सी है कौन सी नहीं, ऑपरेशन फ्लड पूछ लेगा, श्वेत क्रांति से संबंधित है। ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद आर्टिकल क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद एक आर्टिकल डिस्कस किया गया। इसके बाद जो आर्टिकल है वो है मिजोरम के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को जैविक विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत क्या किया गया है, 21वें निर्दिष्ट भंडार के रूप में अधिसूचित किया गया है। क्या किया गया, अधिसूचित किया गया है। यानी हम किसके बारे में इसमें पढ़ेंगे, हम इसके बारे में एक चीज़ देख लेंगे, मिजोरम के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें, किसके बारे में, मिजोरम। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे जो जैव विविधता अधिनियम है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये चीज़ें हमें क्या करनी है, इसमें कवर करनी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं बायोडाइवर्सिटी, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, इसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि ये अधिनियम का अगर हम बात करें कि भारत सरकार ने क्या किया, UNCBD का एक आयोजन किया गया, कब किया गया, 1992 में किया गया। उस जो UNCBD, अब इसका आयोजन 1992 में होता है, ठीक है। क्या इसको कहते हैं, इसको कहते हैं जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और UN का मतलब यूनाइटेड नेशन। तो ये जो 1992 में एक सम्मेलन हुआ, इसका जो उद्देश्य रखे गए, उन्हीं उद्देश्यों को अगर हमें पूरा करना था, उसके लिए हमने क्या बनाया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बनाया। जो एक्ट बनाया 2002 में बनाया। अब इसी के तहत हमने एक त्रिस्तरीय संस्था बनाई। एक संस्था बनाई राष्ट्र स्तर पर, यानी राष्ट्रीय नाम रखा, दूसरी बनाई राज्य स्तर पर, राज्य रखा, और जो तीसरी उसको कहते हैं BMC, यानी जैविक प्रबंधन समितियां। ये 3 स्तरीय संरचना बनाई। अब जो राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई उसका नाम रखा गया राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। अब उसकी स्थापना हम करते हैं 2003 में, यानी एक्ट 2002 का है, उसकी स्थापना 2003 में कर देते हैं। अगर हम इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में, ये याद रखना है। चेन्नई तमिलनाडु में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ये याद रखना है। अब इससे रिलेटेड क्या चीज़ें देखनी है, और अब इससे रिलेटेड एक चीज़ और देखनी है, चूंकि राज्य स्तर का हो गया, इसका हेडक्वार्टर हर राज्य में होगा। BMC जो है ग्रामीण स्तर पर काम करते हैं, पंचायत स्तर पर, वहाँ से होगा। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे जो दुनिया में 4 हॉटस्पॉट हैं, दुनिया में कहें 4 हॉटस्पॉट हैं, सॉरी, दुनिया में 36 हॉटस्पॉट हैं, भारत में क्या है, भारत में 4 है, ये याद रखना है। तो भारत का पहला हॉटस्पॉट हिमालय,
याद रखेंगे। दूसरा वेस्टर्न घाट, 2 हो गए। तीसरा क्या है, तीसरा इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा रीजन। चौथा क्या है, सुंडालैंड। जो सुंडालैंड है यही है निकोबार द्वीप समूह, यानी सुंडालैंड को ही क्या कहते हैं, निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ये चीजें हो गई। अब इसके अलावा क्या देखेंगे हम, इसके अलावा मिजोरम के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जो मिजोरम है, मिजोरम में क्या है, 2 राष्ट्रीय उद्यान यानी 2 नेशनल पार्क हैं जो मिजोरम के क्या होते हैं, चर्चा में रहते हैं। वो कौन कौन से हैं जो 2 नेशनल पार्क चर्चा में रहते हैं? पहला क्या है, पहला है मुरलेन, मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ है, मिजोरम में है। इसके अलावा एक है फांगपुई, फांगहुई, इसी को कहते हैं फांगहुई नेशनल पार्क, ये कहाँ है, ये भी मिजोरम है, याद रखना है। इसके अलावा एक है ताम दिल लेक कहाँ है, ये भी मिजोरम है, ये याद रखना है। इतनी चीजें हमें किसके लिए याद रखनी है, मिजोरम के लिए याद रखनी है। अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि अभी जो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है, राज्य के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत के 21वें निर्दिष्ट भंडार के रूप में अधिसूचित किया गया, वो किस राज्य का है, वो है मिजोरम का। ये याद होना चाहिए हमें। बाकी जो मिजोरम के बारे में नेशनल पार्क बताइए, आपको याद होने चाहिए। इसको तो कोई वो ऐसी चीज़ नहीं कि आप भूल सकते। अगर आप इसको भूलेंगे तो आपका नुकसान होगा, किस चीज़ के लिए नुकसान होगा, आपका कोर चीज़ें जो आती हैं स्टैटिक के पोर्शन, वहाँ आप गलती कर देंगे। आगे देखते हैं। आगे एक पेंशन प्रणाली से संबंधित एक्ट पब्लिश किया गया है जिसमें एनपीएस के बारे में बताया गया है। तो एनपीएस एक प्राण नंबर दिया जाता है, याद रखना है। बस इस आर्टिकल से संबंधित नहीं, मैं ऐसे कराए दे रहा हूँ। जो प्राण नंबर दिया जाता है ये कहाँ दिया जाता है, अगर बात करें प्राण नंबर की, तो जो प्राण नंबर दिए जाते हैं एनपीएस के तहत देते हैं। जो एनपीएस योजना चालू की गई थी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना, उसके तहत क्या गया, प्राण नंबर दिया जाता है। तो इतना याद रखना है, ठीक है, इतना याद हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल किससे रिलेटेड है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो पंचायती राज मंत्रालय से रिलेटेड है। यही पंचायती राज मंत्रालय ने क्या किया, आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर कोच्चि में क्या किया, तीसरी आउटरीच कार्यशाला आयोजित की। तो हम पंचायती राज के बारे में देख लेते हैं कि पंचायती राज का क्या इतिहास है, क्या क्या चीज़ें देखनी है। अब इसके बारे में हम क्या देखेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे जो पंचायती राज है, अगर हम बात करें कि स्थानीय स्वशासन के जनक किसे मानेंगे हम, स्थानीय, तो भाई पंचायती राज की स्थापना का मतलब क्या है, स्थानीय स्वशासन का स्थापना करना। अगर इसके जनक की बात करें तो इसके जनक जो कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। अब लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक, क्योंकि इन्होंने 1882 में एक स्थानीय स्वशासन की स्थापना के लिए एक रिपन प्रस्ताव लाया। क्योंकि भारत में क्या किया गया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। वो कब की गई, वो की गई 2 अक्टूबर 1959 में। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 अक्टूबर 1959 को जो ये स्थापना की गई है पंचायती राज की, ये सबसे पहले कहाँ करी गई, तो सबसे पहले नागौर जिले में की गई। नागौर जिला कहाँ है भैया, राजस्थान में। वहाँ से शुरू होती है, इसके बाद कहाँ शुरू होती है, इसके बाद आंध्रा में। आंध्रा दूसरा राज्य है, पहला राज्य कहाँ जहाँ लागू हुआ है, वो राज्य होगा राजस्थान, राजस्थान का जिला नागौर। अब क्या एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महत्वपूर्ण समितियां हैं इन्हीं स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड, यानी जो पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं उनका क्रम पूछा जाता है बार बार। तो उसमें क्रम याद रखेंगे। पहला नाम क्या है, पहला नाम है बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति पहला नाम हो गया। अगर दूसरे नाम की बात करें तो दूसरी है समिति अशोक मेहता, अशोक मेहता दूसरी समिति हो गई। तीसरी समिति की चर्चा करें तो वो है जी वी के समिति। और चौथी समिति की बात करें तो वह है एल एम सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी समिति। ये 4 समितियां होंगी, एक बलवंत समिति, दूसरा अशोक, दूसरा जीवीके, चौथी एल एम सिंघवी। अगर इनके हम टाइम पीरियड की बात करें कि इनका टाइम पीरियड क्या क्या है, तो अगर हम टाइम पीरियड देखना चाहें तो इनमें पड़ेंगे सबसे पहले जो बलवंत राय मेहता समिति यह है 1957 की। अशोक के समिति है, जो अशोक मेहता समिति है 1977 की। और जो जीवीके समिति है यह 1985 की है। और एल एम सिंघवी समिति 1986 की है। ये याद रखेंगे, एक 85 की है, एक 86 की है। ये चीज़ें हो गई, यहाँ से कवर कर लिया। अब इसके अलावा जो 73वां संविधान संशोधन, इसके बारे में मैंने बहुत बार पढ़ा, आपको बहुत बार बताया भी, फिर भी कुछ चीज़ें आपको कराए देता हूँ उससे रिलेटेड। जैसे जैसे उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि जो 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन है, ये कब प्रभावी हुआ, तो याद रखना, तारीख याद रखनी है, 24 अप्रैल 1993 को क्या होता है, लागू होता है, यानी प्रभावी होता है। इसीलिए जो 24 अप्रैल की डेट है इसको हम क्या मनाते हैं, इसको मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में किसको मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। क्योंकि इसके लिए भाग 9 जोड़ा गया संविधान में, भाग 9 में जोड़ा गया। भाग 9 का शीर्षक क्या दिया गया, पंचायत दिया गया। अब जो भाग 9 जोड़ा गया तो इसी के साथ 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में क्या है, कुल 29 विषय है, याद रखना है, कुल 29 विषय। अगर पूछ ले 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो कुल 29 विषय हैं। ये हो गया। इसके अलावा क्या याद रखेंगे, जो आर्टिकल 40 है संविधान का, डीपीएसपी में क्या है, आर्टिकल 40 ये क्या कहता है, ये कहता है पंचायतों में सीटों का बंटवारा, यानी महिलाओं के लिए आरक्षण आदि की बात
इसी में होती है, क्योंकि किसी में ग्राम पंचायत की बात की गई, यानी आर्टिकल 40 एग्जैक्ट क्या कहेगा, वो कहेगा ग्राम पंचायत का गठन। लेकिन जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो ये कहाँ पे मिलेगा, इसमें मिलेगा कि पंचायतों में ये आरक्षण होंगे, ये सारी चीजें होंगी, ये सब गठन की बात इसमें की गई है, ये याद रखेंगे। ये आर्टिकल इसी के साथ कंप्लीट कर लेते हैं हम इसके बाद एक आर्टिकल और पब्लिश हुआ, उसके बारे में क्या देखेंगे, वो थोड़ा साइंस से रिलेटेड एक आर्टिकल है, उसके बारे में क्या चीज़ें जाननी है। उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है प्लाज्म रेजोनेंस के बारे में, किसमें, प्लाज्मन रेजोनेंस के बारे में एक आर्टिकल दिया गया है, उसके बारे में हम जानकारी लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया प्रोग्रामल नैनोफेटिक उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है, तो इसी आर्टिकल में एक टर्म आया, जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें एक टर्म दिया गया प्लाज्मन रेजोनेंस। तो कभी ये ना पूछ ले प्लाज्मन रेजोनेंस क्या होता है, तो इसके लिए मैं कराया जा रहा हूँ। क्या होता है, जब धातुएं जो होती हैं, जब प्रकाश को उसकी तरंगदैर्घ्य से छोटे आयतन में फंसाकर केंद्रित करती हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्लाज्मन रेजोनेंस। चूंकि इसका उपयोग कहाँ होता है, याद रखना, इसका उपयोग होता है कैंसर के उपयोग में, यानी कैंसर का अगर इलाज करना है तो उसमें इसका क्या होता है, उपयोग होता है। तो इसमें क्या होता है कि धातुएं जो हैं, जब प्रकाश को क्या करते हैं, उसकी तरंगदैर्घ्य से छोटे आयतन में फंसा करके केंद्रित कर देती हैं, तो वही एक प्रक्रिया है। तो ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा क्या चीज़ें याद रखनी है, इसके अलावा इस आर्टिकल में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जो आपको बिल्कुल पता ही होनी चाहिए, पर ये चीज़ जो मैंने आपको बताई ये ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि एक टर्म इसमें निकाला गया, इसलिए ये जानकारी ज़रूरी थी। अब अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है सेवा उत्पादन सूचकांक के बारे में। इसका सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या है भैया, इसका आधार वर्ष, ये तो याद होना चाहिए। क्या है इसका आधार वर्ष, का 2024-25 सीधा क्वेश्चन पूछेगा, सेवा उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष। दूसरी चीज क्या पूछेगा, सेवा उत्पादन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो मॉस्पी। मॉस्पी से क्या है, मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, सांख्यिकी मंत्रालय। तो किसके द्वारा जारी होता है, सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। ये हो गया। आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे जो वर्तमान में सेवा क्षेत्र है, ये भारत के कितने प्रतिशत जीवीए का योगदान देता है, यानी भारत के सकल मूल्य वर्धित में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देता है, क्या, सेवा क्षेत्र जो है। तो जो वर्तमान में सेवा क्षेत्र 53% का योगदान देता है, किसमें, जीवीए में। जीवीए में इसकी कितनी भूमिका है, 53% की भूमिका है। ये हो गई। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे जो सेवा उत्पादन सूचकांक है, ये मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के किस सूचकांक के पूरक के रूप में मासिक रूप से कार्य करेगा, यानी किस सूचकांक का ये पूरक है, ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है उसका क्या है, उसके पूरक के रूप में यूज किया जाएगा, किसका, सेवा उत्पादन सूचकांक का। ये चीज हो गई। आगे क्या देखेंगे, आगे इसमें कुछ जानकारी अगर और लेनी हो तो जैसे हम इसमें बात कर लें आईआईपी के बारे में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है उसकी अगर चर्चा करें, किसकी चर्चा करें, जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, यानी आईआईपी है, इसकी चर्चा करें तो इसमें क्या है, इसमें औद्योगिक क्षेत्र के हम विकास को मापेंगे। लेकिन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है, मासिक जारी होता है। पहली चीज रखने का होता है, मासिक जारी होता है। जारी कौन करता है, तो मॉस्पी के द्वारा। मॉस्पी के अंडर अगर पूछ ले तो एनएसओ के द्वारा जारी होता है। अगर इसका आधार वर्ष देखें तो इसका आधार वर्ष अभी भी 2011-12 है। क्या है, 2011-12 है। और इसमें क्या है, 8 कोर इंडस्ट्री शामिल की गई हैं। इसमें क्या है, औद्योगिक पर 8 कोर इंडस्ट्री शामिल है, 8। अब उनका भारांश टोटल हो जाता है लगभग 40%। ये याद रखना है, ठीक है, ये चीज याद होनी चाहिए। आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे हम अगले आर्टिकल के बारे में। अगला आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है वो एक बार देख लें, वो आर्टिकल किससे रिलेटेड है। अगला आर्टिकल रिलेटेड है भारत टैक्स के बारे में। किससे, जो केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह, उन्होंने इंडी हाट 2026 का क्या क्या उद्घाटन किया, किसका उद्घाटन किया, इंडी हाट 2026 का। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि इनका उद्घाटन कब हुआ, तो भैया तारीख याद रखनी है, 10 से 19 जुलाई के बीच में क्या हुआ, ये पूरा आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, ये भी याद रखेंगे। आगे क्या याद रखेंगे, आगे ये याद रखेंगे कि अगर इससे पूछे इसे किसने आयोजित किया है, तो इसे वस्त्र मंत्रालय का विकास आयुक्त और हथकरघा कार्यालय के द्वारा क्या किया गया, आयोजित किया गया। ये हो गई। अब इसमें कुछ चर्चा यानी कुछ कलाओं की चर्चा की गई है, यानी कुछ पेंटिंग्स की चर्चा की गई, उसकी बात कर लेता हूँ। जैसे कला है पिछवाई कला, तो पिछवाई कला कहाँ से है, तो भैया पिछवाई कला याद रखना है, राजस्थान की है, याद रखेंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड है उस्ता कला। उस्ता कला भी कहाँ से, राजस्थान से, ये भी याद रखेंगे। इसी तरह से कला है गुलाबी मीनाकारी, ये कहाँ से, ये उत्तर प्रदेश से। अगर बात करें गुलाबी मीनाकारी, ये कहाँ से, ये उत्तर प्रदेश से। और इसी तरह कला क्या है, एक कला है मैसूर पारंपरिक पेंटिंग, तो मैसूर कहाँ भैया, कर्नाटक, सीधा चीज़ है। इसी तरह से एक पेंटिंग है चेरियाल, इसमें चर्चा की गई चेरियाल पेंटिंग की, तो जो चेरियाल पेंटिंग की है ये कहाँ से है, ये तेलंगाना से। तो ये चीज़ें हमें क्या करनी, हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसमें कौन सी चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है। तो बस ये कार्यक्रम आयोजित कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, ये याद रखेंगे। उद्घाटन कौन किया है, तो गिरिराज सिंह ने किया है। और गुलाबी मीनाकारी अगर पूछे कहाँ से, तो भैया वाराणसी से, मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से अगर स्क्रॉल पेंटिंग या चेरियल पेंटिंग पूछ ले तो कहाँ से, चेरियल पेंटिंग या स्क्रॉल पेंटिंग इसी को कह देंगे अगर मान लो, तो ये कहाँ से है, ये है तेलंगाना से, याद होगा, ठीक है। इसके साथ अगला आर्टिकल के साथ चलते हैं हम, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें नहीं देख रहे हैं, हम बस एग्जाम के ओरिएंटेड चीज़ें कवर कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं।
जैसे अगला आर्टिकल क्या है, अगला आर्टिकल है केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री ने क्या किया, जनजाति कला संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान से संबंधित डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्राइबेक्स लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? ट्राइबेक्स। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, जो जनजाति कार्य मंत्रालय इसका गठन कब होता है? 1999 में होता है। ये मैंने आपको कल के आर्टिकल में पढ़ाया था, अब इसलिए मैं वो चीज़ें नहीं करवा रहा हूँ। जैसे अगर हम बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCST की बात करें, अगर राष्ट्रीय अनुसूचित क्या जनजाति आयोग, इसकी चर्चा कहाँ है? इसकी चर्चा है संविधान में 338A में। किसमें है? आर्टिकल 338A में किसकी चर्चा है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। चूंकि जो 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, उसके द्वारा क्या किया गया? उसे एक संवैधानिक निकाय बनाया गया। 5वीं छठी अनुसूची की चर्चा आपके साथ कल में आर्टिकल में मैंने की थी, ये याद रखेंगे। आगे क्या याद रखेंगे? आगे याद रखेंगे जो ट्राइबेक्स है, यानी ये क्या है? ट्राइबेक्स। क्या याद रखेंगे? जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? क्वेश्चन पूछ ले, जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा। किसके लिए शुरू किया गया? तो भैया शुरू किया डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। किस लिए शुरू किया गया? इसका उद्देश्य क्या है कि जो जनजाति कला संस्कृति और ज्ञान है उसको हम क्या करेंगे? उसको एक बढ़ावा देंगे। ये चीज हो गई। अब जो ट्राइबेक्स क्या किया गया? संताली भाषा की आधिकारिक एक लिपि है, उसका नाम क्या है, जिसे ट्राइबेक्स पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है, यानी ओल चिकी एक लिपि है। क्या देखें? ओल चिकी क्या है? ओल चिकी एक लिपि का नाम है, और लिपि किस भाषा की? संथाली भाषा की एक लिपि है। जो इसी लिपि में क्या किया गया है, जो ट्राइबेक्स प्लेटफॉर्म का पाठ्यक्रम के रूप में क्या किया गया? शामिल किया जाएगा। यानी इसी लिपि में क्या शामिल किया जाएगा? जो ट्राइबेक्स पे प्लेटफॉर्म पे पूरा पाठ्यक्रम है उसको इसी लिपि में शामिल करेंगे। ये चीज़ें हो गई, तो इसमें बस इतना ही देखना था। अगर हम बात करें अगले आर्टिकल की, तो अगला आर्टिकल किससे रिलेटेड है? अगला आर्टिकल रिलेटेड है यूपीएससी से रिलेटेड, संघ लोक सेवा आयोग से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश किया गया। अब हमें सिर्फ इसमें क्या चीज़ें कवर करनी है? सिर्फ ये करना है यूपीएससी का स्टैटिक पार्ट क्या है। तो भैया यूपीएससी क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पहली चीज याद रखेंगे क्या है? संवैधानिक निकाय है, सीधा उल्लेख संविधान में इसका है। किस भाग में आता है भैया यूपीएससी? तो भाग 14 में किसका? इसका वर्णन किया गया है। अगर अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद 315 से 323 तक क्या है? इसके गठन, इसकी शक्तियां और इसके कार्यों का उल्लेख किया गया है। ये चीज हो गई। अगर आर्टिकल 316 का भी पूछ ले, क्या है 316 में भैया? क्या इनके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति क्या होगी, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल क्या होगा, इसकी चर्चा किसमें है? 316 में है। ये हो गया। अगर हम बात करें इनके जो इनकी नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति जी करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। अब इनकी संख्या की बात करें, अगर इनकी संख्या पूछ ले, सदस्य संख्या कहते हो, तो आमतौर पर 9 से कितने लोग होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन ये संख्या तय कौन करेगा? ये तय करेंगे राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल की अगर बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक या 65 वर्ष की आयु पूरी जो भी पहले पूरा हो जाएगा वहां तक होगा। इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे, ये सीधे सा सवाल है। अब भारत में जो एक लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए सबसे पहले किसका गठन किया गया था? तो भैया एक ली आयोग है, ली कमीशन। तो जो ली आयोग है, क्या आयोग है? ली। जो ली आयोग है, ली कमीशन है, इसके तहत क्या किया गया? पहली बार भारत में क्या किया गया? लोक सेवा आयोग क्या हुआ? लोक सेवा आयोग की क्या की स्थापना की गई। यानी जो ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। याद रखेंगे। किसमें है? भाग 14 में है। मैक्सिमम आयु रिटायर होने की 6 वर्ष या 65 वर्ष। ली आयोग इसी से संबंधित है। अगर पूछ ले कभी यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन है, तो वो है सर रास बारकर। याद क्या रखना है नाम? सर रास बारकर। ये क्या है? यूपीएससी के पहले अध्यक्ष हैं। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया यूपीएससी से रिलेटेड आर्टिकल जो आज पब्लिश हुआ। अब इसके बाद क्या आर्टिकल पब्लिश हुआ? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश किया गया। दूसरा आर्टिकल किससे प्रदर्शित किया गया? किस चीज के बारे में? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में। तो क्या कहा गया? जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है इसने क्या किया? सार्टिंग हेड टेक्नोलॉजी में कुछ हिस्सेदारी अधिग्रहण कर ली है। अब किसके बारे में हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के बारे में। सीसीआई के बारे में क्या पढ़ेंगे? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में क्या क्या चीजें देखेंगे कि इसकी स्थापना कैसे होती है। भैया इसकी स्थापना अगर बात करें तो एक एक्ट बनाया गया प्रतिस्पर्धा अधिनियम, कब का? 2002 का। तो उसी 2002 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना कब होती है? 2003 में होती है। 2003 में इसकी स्थापना हो जाती है, ठीक है। लेकिन याद क्या रखना, ये एक सांविधिक निकाय है। क्या है? एक सांविधिक निकाय यानी स्टेटूरी बॉडी है, ये संवैधानिक निकाय नहीं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? न्यू दिल्ली में, इतना याद रखेंगे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। दूसरा, इसकी नोडल मिनिस्ट्री की अगर बात करें, किस मंत्रालय के तहत काम करेगा? तो ये करेगा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत क्या करेगा? कार्य करेगा। ये हो गया। अब इसमें क्या होंगे? एक अध्यक्ष होंगे और टोटल 6 सदस्य होंगे। कितने होंगे? एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य। अब क्या होगा? जो अध्यक्ष होता है इसमें सीसीआई में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार क्या करेगी? नियुक्त करेगी। ये चीज हो गई। तो इसी के साथ क्या होगा? ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आर्टिकल हो गया। तो इसी के साथ क्या होता है? जो हमारा पीआईबी का डिस्कशन है, अब इसमें राष्ट्रीय शैक्षणिक भंडार के बारे में आर्टिकल पब्लिश किया गया। पर ये जानकारी जो है ओवर है हमारे इन्फॉर्मेशन की। भाई हम इसकी चर्चा कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं कि इसकी चर्चा नहीं कर सकते। अगर राष्ट्रीय शैक्षणिक भंडार की चर्चा करें तो हम क्या बताएंगे? हम भैया बताएंगे इसका उद्देश्य क्या है,
तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो अकादमिक अवार्ड्स होते हैं, जैसे डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, मार्कशीट को क्या करना है, डिजिटल रूप से स्टोर करना है, उन्हें सत्यापित करना है, प्रमाणित करने के लिए क्या करना है, एक ऑनलाइन व्यवस्था बनानी है। यानी जो मार्कशीट होते हैं, क्या होती है, सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा होता है और जो डिग्री होती है, इन सबको क्या करना है, एक डिजिटल रूप में स्टोर करके एक क्या है, एक ऑनलाइन व्यवस्था के तहत क्या कर देना है, उनको वहाँ पर प्रमाणित करना है और जारी करना है। तो ये हो गया इसका। अब आरआईडी के बारे में मैंने आपके साथ पढ़ चुका हूँ। तो बस इसी के साथ ये जो आज का पीआईबी डिस्कशन है, ये हमारा समाप्त होता है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऑफिशियल चैनल जो है जीएस आख्यान, वहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप लोग कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, ये चीज़ें हैं जो आप ऐसे कर सकते हैं, इस चीज़ों में क्या संशोधन हो सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।